खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब सीधा 1 मिनट एक खबर की शुरुआत। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे कल से बंद है। आज दोपहर तक यातायात सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। बारिश का मौसम शुरू होते ही पहाड़ों से लैंडस्लाइड की घटनाएं शुरू हो गई हैं। ताज़ा घटना जम्मू श्रीनगर राजमार्ग की है, जो लैंडस्लाइड के चलते ठप हो गया है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर पूरी सड़क पर बड़े बड़े चट्टान घिरे हुए हैं। सड़क पर इतना मलबा घिरा हुआ है कि इस पार से उस पार एक साइकिल भी नहीं गुजर सकती। दरअसल ये लैंडस्लाइड रामबन जिले के मगरकोट में NH 44 पर हुआ है। यहाँ एक निर्माणाधीन सुरंग के सामने ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है। जम्मू से श्रीनगर को जाने वाला ये राजमार्ग काफी व्यस्त रहता है और लैंडस्लाइड होने के चलते इस पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया है। बताया जा रहा है कि मलबा हटाने में अभी समय लगेगा और आज दोपहर तक ही यातायात के सामान्य होने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी हो जाएगी। ये प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर होगी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद 7 विधानसभा सीटें बढ़ जाएंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के दौरे पर गई परिसीमन आयोग ने इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया 2011 की जनगणना के आधार पर होगी। परिसीमन आयोग की टीम ने 4 दिन में जम्मू कश्मीर के 290 से ज्यादा राजनीतिक दलों और संगठनों से मुलाकात की। प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया अगले साल मार्च तक पूरी हो जाएगी। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो डिलिमिटेशन पिछला वाला हुआ है, जो 95 में हुआ है, वो किस सेंसस पे हुआ है? वो 1981 सेंसस पे हुआ है। जबकि पूरे मुल्क में जो डिलिमिटेशन हुआ है वो 2001 सेंसस का आधार पर हुआ है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उधर जम्मू दौरे पर पहुंची PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। बार बार पाकिस्तान के साथ बातचीत और आतंकवादियों के समर्थन को लेकर महबूबा मुफ्ती को काले झंडे दिखाए गए। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि देश में सबके लिए एक संहिता जरूरी है। देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत का दिल्ली हाईकोर्ट ने समर्थन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश में सबके लिए एक संहिता जरूरी है। अनुच्छेद 44 को लागू करने का सही समय है। समान नागरिक संहिता के लिए केंद्र कदम उठाए। विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी में समान नियम हों। धर्म, जाति और संप्रदाय की बाधाएं खत्म हो रही हैं। विभिन्न धर्मों, जातियों के युवा आपस में विवाह कर सकें। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ में अंतर विरोध है, जिससे युवा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बीजेपी ने हाईकोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे देश में एक देश एक कानून का सपना साकार होगा। तो भी जिस धर्म में अच्छी चीजें हैं उनको लेकर एक हार्मोनिकल तरीके से, एक हार्मोनाइज तरीके से इस कानून का गठन किया जाएगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसे इस्लाम पर हमला बताया है। सारे मुसलमान इस देश के हिंदू बन जाए, आप ये चाहते हैं? ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक हाई लेवल मीटिंग की। वहीं देश में 24 घंटे में 43,393 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में ऑक्सीजन के मसले पर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने देश में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का रिव्यू किया। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और स्टॉक बढ़ाने के लिए जरूरी कदम पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश में 1500 से अधिक PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट के जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगी। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को चलाने और उसके रखरखाव के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जरूरत के समय किसी भी तरह की दिक्कत से निपटा जा सके। दरअसल सरकार की चिंता तीसरी लहर को लेकर है। वहीं दूसरी लहर में देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की दर अभी भी 2% के ऊपर बनी हुई है।
बाजारों और पर्यटक स्थलों पर बढ़ती भीड़ और लापरवाही को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि छूट देने का मतलब ये नहीं कि कोविड खत्म हो गया है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों और पर्यटक स्थलों पर बढ़ती भीड़ और लापरवाही को लेकर चिंता जताई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन, रूस और बांग्लादेश समेत कई देशों में कोरोना के केस कम होने के बाद बढ़ने का उदाहरण दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि लापरवाही से केस फिर से बढ़ने का खतरा है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। पर्टिकुलरली एक नया रिस्क वहाँ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि छूट देने का मतलब ये नहीं है कि कोविड खत्म हो गया है। देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोरोना नियम ना मानने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली के करोल बाग के गफार मार्केट और नाईवाला मार्केट को 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। वहीं मसूरी के पास कैंपटी फॉल में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब आधे घंटे के अंतराल में 50-50 पर्यटकों को एंट्री देने का फैसला लिया गया है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद नए मंत्री तेजी से कार्यभार संभाल रहे हैं। वहीं शिवसेना के मुखपत्र सामना ने नारायण राणा को एमएसएमई मंत्रालय दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल और अपने अपने मंत्रालयों में सुबह 9:30 बजे पहुंचने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद शुक्रवार को कई और मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय में कार्यभार संभाला। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके डिप्टी वीके सिंह भी अपने मंत्रालय पहुंचे। प्रधानमंत्री जी की एक ही नीति है, कैसे हर महकमा सरकार का अच्छा काम करे। कौशल किशोर ने शहरी विकास राज्य मंत्री और मनसुख मंडाविया ने रसायन एवं उर्वरक मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। अधिकारियों के साथ बैठक करूंगा, पूरी चीजों को समझूंगा, कैसे उसको पूरा किया जाए। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। महेंद्र नाथ पांडे ने भारी उद्योग मंत्रालय का कामकाज संभालने से पहले पूजा पाठ की। वहीं शिवसेना के मुख्य पत्र सामना ने नई कैबिनेट में महाराष्ट्र में शामिल किए गए मंत्रियों को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। सामना में लिखा गया है कि ऐसा लग रहा था कि नारायण राणे को अहम विभाग मिलेगा, लेकिन उन्हें एमएसएमई मंत्रालय दिया गया। योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति 11 जुलाई यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी होगी। वहीं विपक्ष इसे एक समुदाय विशेष के खिलाफ बता रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण नीति लाने वाली है। योगी सरकार की ये नई जनसंख्या नीति 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि स्वस्थ समाज के लिए जनसंख्या का नियंत्रण बेहद जरूरी है और जनसंख्या का नियंत्रण करके समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण होगा तो पढ़ लिख जाएंगे, तो आपके बहकावे में नहीं आएंगे। हम अल्पसंख्यक समाज को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति सिर्फ एक समुदाय के धार्मिक अधिकारों के विरुद्ध है। अब फिर कहने लगे कि अभी हम ये बनाएंगे कानून, वो बनाएंगे कानून, मतलब बनाएंगे, मैंने 4.5 साल में क्या किया वो नहीं बताएंगे। योगी सरकार की जनसंख्या नीति में जन्म दर को साल 2026 तक 2.1% और साल 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पशुपति पारस के खिलाफ चिराग पासवान की याचिका खारिज कर दी है। जमुई से सांसद चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पशुपति पारस के खिलाफ चिराग पासवान की याचिका खारिज कर दी है। चिराग पासवान ने कोर्ट से मांग की थी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के पशुपति पारस को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगे, लेकिन कोर्ट ने चिराग पासवान की याचिका स्वीकार करने से मना कर दिया और इसे बिना मेरिट की याचिका करार दिया। केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में एलजेपी के नेता पशुपति पारस ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। लाख कुछ भी हो, चिराग पासवान मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है, उससे व्यक्तिगत रूप से मुझको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो आदमी रास्ते से भटक गया। एलजेपी में 13 जून से कलह शुरू हुई थी। 14 जून को चिराग पासवान को छोड़ बाकी 500 सांसदों ने संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई थी। इसमें हाजीपुर सांसद पशुपति पारस को संसदीय बोर्ड का नया अध्यक्ष चुन लिया गया। 14 जून की शाम तक लोकसभा सचिवालय से उन्हें मान्यता भी मिल गई थी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 349 सीटों पर निर्विरोध चयन के बाद आज 776 सीटों पर मतदान होगा।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब आगे कदम उठाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी के केस में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की भी तलाश हो रही है। इस मामले में पुलिस वालों की लापरवाही पर भी यूपी सरकार ने एक्शन लिया है। पसगामा थाने के एसएचओ, मोमदी इलाके के सीओ और मौके पर मौजूद पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी के डीएम ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जो लोग इस घटना के दोषी थे उन पर रासुका से लेकर तमाम कठोर भी जो भी गुंडा एक्ट या जो भी कार्रवाई हो सकती थी तत्काल सरकार ने उनके ऊपर करा। गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान लखीमपुर खीरी के पसगामा में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक के रूप में गई महिला की साड़ी खींची गई थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित महिला से मुलाकात की और घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री जी के इशारे पर पूरा का पूरा लाठीचार्ज और इस तरह की गुंडाई उत्तर प्रदेश में हुई है। गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान करीब 14 जिलों में हिंसा हुई थी। दिल्ली के नारायणा में कारोबारी अपूर्व जैन को गोली मारे जाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फिलहाल कारोबारी की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के नारायणा इलाके में कारोबारी अपूर्व जैन को गोली मारे जाने की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। नारायणा इलाके में प्लास्टिक का कारोबार करने वाले 32 वर्षीय अपूर्व जैन को रविवार को अपराधियों ने कई गोलियां मारी थी। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रविवार शाम को जब कारोबारी अपूर्व जैन अपनी फैक्ट्री से निकलकर कार तक पहुंचे तभी घात लगाए बदमाश आए और कार के पीछे से अपूर्व को गोली मार दी। अपूर्व को 4 गोलियां लगी हैं। गोली लगने के बाद वो काफी देर तक सड़क पर मदद मांगते रहे। फिर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और पुलिस को इस घटना की जानकारी दी गई। उसके बाद अपूर्व को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने नारायणा थाने में हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। अपूर्व की प्लास्टिक की फैक्ट्री है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाने में जुटी है। कर्नाटक का मशहूर जोग वाटरफॉल इस बार पानी काफी कम होने से यहां आने वाले पर्यटकों को काफी निराश कर रहा है। दुनिया भर में कर्नाटक का जोग वाटरफॉल काफी मशहूर है। पर्यटक इसकी खूबसूरती देखने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने से आते हैं, लेकिन इन दिनों जोग वाटरफॉल में पानी काफी कम हो गया है। इससे पहले इस वाटरफॉल की पहाड़ियों के चारों तरफ बस पानी ही पानी होता था, लेकिन इस साल हुई कम बारिश की वजह से इस वाटरफॉल में पानी की कमी हो गई। मॉनसून का मौसम शुरू होते ही यहाँ पर हर साल पर्यटकों की भीड़ लग जाती थी, लेकिन मॉनसून की देरी यहाँ आए पर्यटकों को थोड़ा निराश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ पर्यावरणविद का मानना है कि आसपास के इलाके में पिछले 70 से 80 सालों में जरूरत से ज्यादा पेड़ों की कटाई की गई है, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हालात ऐसे बनते जा रहे हैं। मॉनसून की बारिश ने पूरे नागपुर शहर का नक्शा ही बदल दिया है। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया है और लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम का बदलता मिजाज जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात दिला रहा है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। तस्वीरें हैं नागपुर शहर की, जहां मॉनसून की इस बारिश ने पूरे शहर का नक्शा ही बदल दिया। सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शहर में बारिश का इतना ज्यादा पानी भर गया कि लोगों को बाइक से उतरकर जाना पड़ रहा है, तो कहीं लोगों के घरों में पानी भर गया है। पूरे शहर का यही हाल है, जिधर भी देखो बस पानी ही पानी, और वजह है पानी निकासी का उचित प्रबंध न होना। लोगों को डर अब इस बात का सता रहा है कि अभी मॉनसून का पूरा मौसम बाकी है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले दिनों में लोगों को और भी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में बूढ़ी गंडक, बागमती और कोसी नदी की चपेट में गांव के गांव आ गए हैं। गांवों की सड़कें डूब चुकी हैं और लोग नावों से आवाजाही कर रहे हैं।
बिहार के अधवारा समूह की नदियां आफत बनकर टूट पड़ी हैं। रफ्तार कुछ ऐसी कि दरभंगा की कोठिया पंचायत की जमींदारी बांध का 25 फीट हिस्सा बहा ले गए। यही नहीं, दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527B पर भी खतरा मंडरा रहा है। उधर बूढ़ी गंडक बर्बाद करने पर आमादा है। समस्तीपुर की इन तस्वीरों में आपको साफ दिख रहा होगा, बूढ़ी गंडक खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी के उफान ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। बागमती और कोसी भी कहर ढाने को तैयार दिख रही हैं। खगड़िया जिले के निचले इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कई गांवों की सड़कें डूब चुकी हैं और लोग नावों से आवाजाही कर रहे हैं। सीतामढ़ी जिले के पुरैना में FCI गोदाम का नज़ारा देखिए। गोदाम के रैक में 2-2.5 फीट पानी जमा है। जिले में नदियों के उफान के साथ जलभराव की समस्या भी गहरा गई है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.